फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्यप वाइट वर्ल्ड वाइड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंपटीशन की अगली वीडियो देखेंगे जो भारतीय संविधान पे आधारित होगा। पहले समझेंगे भारतीय संविधान के बारे में कि इसका इतिहास कैसे रहा और किस प्रकार भारत में संविधान बनी। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके विकास के इतिहास को देखेंगे। तो कहता है भारतीय संविधान जो है, जो हमारे देश का कानून है, जिस पर आधारित है पूरा कानून। ठीक है, और इसे कैसे बदला जाता है, कौन से कानून लगाए जाते हैं, ये सारी बातों का जिक्र जो है भारतीय संविधान में। हमारा देश किस तरह किस शासन पद्धति को लेकर चलेगा, किस पर शासन होगा हमारे देश का, यह भारतीय संविधान में उल्लेखित है। इसको आपको पता है, इसको भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि भारतीय संविधान के विकास का क्या इतिहास रहा, कि आखिर ऐसे कौन से परिस्थितियां हुई जो भारतीय संविधान को लिखने के लिए अनुकूल बनी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसका इतिहास। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आपको पता है जब अंग्रेज भारत आए, ठीक है, तो फिर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन फिर कुछ युद्ध हुए जिनमें 1764 ईस्वी, 1757 का बक्सर पलासी, ठीक है, 1757 का पलासी, उसके बाद 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, जिसके बाद गवर्नर बनाए जाते हैं, फिर गवर्नर जनरल होता है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, वायसराय होते हैं, इस तरह से क्रम चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में कब्जा जमाना, अधिकार करना शुरू करते हैं, तो चूंकि अंग्रेज ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटेन में जिस तरह की शासन पद्धति थी, तो वहाँ के सांसदों द्वारा भारत में रेगुलेट करने के लिए, भारत में नए शासन को चलाने के लिए कई सारे नियम आए, जिनमें से पहला नियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, यानी अब जो शासन की जाएगी केंद्र से की जाएगी। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, आपको पता है कि बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। आपको पता है कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, जब इनको बना दिया जाता है तो कलकत्ता में एक न्यायालय जो है 1774 में स्थापित किया जाता है। किसके थ्रू? ये सवाल आते हैं कि कलकत्ता में सर्वप्रथम न्यायालय जो है स्थापित की गई थी किस एक्ट के थ्रू? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और यह जो है पीएम प्राइम मिनिस्टर एक थे यहाँ इंग्लैंड के, उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्थ। कौन थे? नॉर्थ थे। उनके प्रतिवेदन पर यह गुप्त कमेटी स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसमें कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ठीक है, और ये किसके प्रतिवेदन पे थी? तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे नॉर्थ, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ, इसकी गुप्त कमेटी थी, उसी के प्रतिवेदन पे यह लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करेंगे तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना होती है। कहाँ? ये होती है इंग्लैंड में। ठीक है, और वो क्या करते थे? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापार पर नियंत्रण रखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे ये राजनीतिक मामलों को ध्यान में रखते थे और उनको संचालित करते थे। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट ऐसा था जहाँ से भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत होती है। तो ये भी सवाल आते हैं इम्पोर्टेंट कि भारत में दोहरे प्रशासन जो है कब से शुरू हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। 73 में क्या हुआ था? तो न्यायालय की स्थापना हुई थी, है ना, और 84 में क्या हुआ? तो दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। चलिए अब कहता है तीसरा आता है चार्टर अधिनियम 1793। ये चीज़ देखें,
तो 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बीओसी का अर्थ हो गया यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके वेतन जो है अब भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। यानी कि पहले तो इनके जो वेतन भत्ते होते थे इनको इंग्लैंड से दिया जाता था, लेकिन अब चूंकि ये भारत के लिए भारतीय शासन के लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए इनको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही इसमें डाल रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे, 1813 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। अब चार्टर अधिनियम सबसे पहले तो 93 में आया, और प्रत्येक 20 साल पे चार्टर आ रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को गौर करना कि प्रत्येक 20 साल पर चार्टर आता है, और चार्टर का मतलब होता है कोई भी चार्ट तैयार करके एक नियमों का संग्रह, कि उस चार्ट के थ्रू नियम होंगे। तो क्या क्या नियम थे समझेंगे। 1813 में जो चार्टर आया, सेकेंड चार्टर, उसमें अधिकार पत्र की घोषणा हुई। और ये अधिकार पत्र किस चीज़ के थे, तो इस अधिकार पत्रों में यह उल्लेखित था कि कंपनी जो है 20 वर्ष, कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार था वो 20 वर्षों के लिए आगे किया, और एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीयों के साथ जो एकाधिकार था, भारतीय व्यापारियों के साथ, भारत के साथ व्यापार करना, वो समाप्त कर दिया। लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ यह व्यापार यथावत रहा। साथ ही साथ चाय के लिए भी इन्हें छूट दी गई। चीन और उनके पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। चाय का व्यापार पर इनको एकाधिकार ही रहा कि हम ही करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस पर व्यापार करेगी और कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी। इसके अलावा इससे पहले ईसाइयों को यहाँ भारत आने की अनुमति नहीं थी इंग्लैंड की सरकार के द्वारा, लेकिन 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसके थ्रू भारत में ईसाई पादरियों को अनुमति मिल गई भारत आने की। अब ये भारत आ गए तो यही ईसाई मिशनरियाँ कहलाईं, क्योंकि ये आए और अपने अपने धर्मों के लिए जो है अपने धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, इसलिए इन्हें ईसाई मिशनरियाँ कहा गया। ठीक है, इसके अलावा इसी 1813 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर अब 1 लाख रुपए सालाना खर्च किए जाएंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख सालाना कब से दिया गया, तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट थे कि एकाधिकार समाप्त हो गया, चीन और पूर्वी देशों के साथ साथ चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार रहा, ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिली, और भारतीय शिक्षा साहित्य पर 1 लाख रुपए प्रति सालाना खर्च करने का विचार किया गया। ठीक है, अब आते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहता है। जो अभी पिछले 1813 में चार्टर में जो चीन और चाय, यानी चीन और उसके पूर्वी देशों के साथ व्यापार, साथ ही साथ चाय का जो व्यापार का एकाधिकार था, अब वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले ने 1834 ईस्वी में विधि आयोग की गठन की। ठीक है, विधि आयोग का गठन किया, और इसी 1800 चार्टर्ड एक्ट के थ्रू दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित कर दी गई। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, समाप्ति कर दिया गया। इसके अलावा चूंकि भारतीयों को पहले ब्रिटिश सेना में या ब्रिटिश किसी भी पद पर अनुमति नहीं थी जाने की, लेकिन इस 1833 के चार्टर ने योग्यता के अनुसार भारतीयों को, भारतवासियों को पद देने की प्रावधान की। साथ ही साथ भारतीय ज़मीन को खरीदने की इजाज़त मिल गई इंग्लैंड के लोगों को। पहले यहाँ पर ज़मीन खरीदना इनका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन 1833 के चार्टर के थ्रू अब भारत में ज़मीन खरीदने की इजाज़त मिल गई। बंगाल का जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, वह पूरे भारत हेतु एक बजट की अनुमति पेश कर सकता था। ध्यान से देखिए, बीजीजी का अर्थ होता है भारत का गवर्नर जनरल। चूँकि बंगाल का सिर्फ गवर्नर था तो वो भारत का गवर्नर जनरल बना, तो बीजीजी यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल जो था अब पूरे भारत के लिए एक बजट की अनुमति पेश करेगा, यानी एक बजट बना सकता था। ठीक है, किसके थ्रू, 1833 के चार्टर के थ्रू। फिर 20 साल के बाद चार्टर आता है और 1853 में आता है। तो इस बार क्या किया गया, चूँकि पिछले बार 1833 में ही योग्यता के अनुसार भारतीयों को पद देने की प्रावधान की गई थी, अब इस बार क्या किया गया कि परीक्षा के आधार पर ये पद देने शुरू हो गए। पहले तो भेदभाव होती थी, ऊंचे पदों पर हमेशा ब्रिटिश लोगों को रखा जाता था और निचले पदों पर भारतीयों को। लेकिन इस बार क्या किया गया 1853 के चार्टर के थ्रू, कि परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण जो है पद है वो अब सबको दिया जाएगा, चाहे भारतीय हो या फिर ब्रिटिश के लोग। 1854 में मैकाले समिति गठित हुई। ठीक है,
और गवर्नर जनरल को विधायी और प्रशासनिक कार्य हेतु एक अलग संस्था बनाई गई। ठीक है, गवर्नर जनरल के कार्य हेतु एक अलग संस्था बनाई गई जो कि विधायी और प्रशासनिक दो कार्य कर सकती थी। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत लागू हुआ, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में एक एक प्रतिनिधि अंग्रेजों की तरफ से रखे जाएंगे जो वहाँ का संचालन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा संपूर्ण भारत हेतु विधानमंडल की स्थापना की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1853, चूँकि इसमें परीक्षा के आधार पर पद देने की बात आई। मैकाले ने एक समिति गठित की। मैकाले की समिति जो गठित हुई, इसमें गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग किया, साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत लागू हुआ और संपूर्ण भारत में विधानमंडल की स्थापना की गई। ठीक है, अब आता है 1858 भारत सरकार अधिनियम। चूंकि यह भारत सरकार अधिनियम इसलिए कहलाया कि अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत का हक खो देती है, भारत में शासन करने का हक खो देती है और अब भारत का जो सीधा सा प्रशासन है वह अंग्रेजों के हाथ में जाता है। देखेंगे तो कहता है भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो आता है, चूंकि आपको पता है 1857 में विद्रोह होता है और पहला स्वतंत्रता विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम कहलाया पहला, ताकि अंग्रेजों को फिर से यह परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 में कुछ अच्छे प्रावधान किए गए। जैसे देखिए, अब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के किसको दे दिया गया? क्राउन को दे दिया गया। क्राउन कौन होते थे? वहाँ के राजा। ठीक है, इंग्लैंड में जो राजा होते थे उनको क्राउन कहा जाता था। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, इसे भारत सरकार अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। माना जाता है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति की जो नींव है ना, मेन जिसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, वो यही भारत सरकार अधिनियम 1857 से ही शुरू होती है। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नर जनरल थे अब तक, उनको वायसराय कह दिया गया। अभी आपने पढ़ा था कि 1773 में, ठीक है, 1773 में कौन थे? तो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर 1833 का चार्टर आता है जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है और जिसके बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट बंगाल भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, इसके अलावा फिर आते हैं 1858 की बात करते हैं, तो अब गवर्नर जनरल जो था भारत का वह वायसराय कहलाया और पहला वायसराय वीएस लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो कहता है कि जीजी यानी कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया और लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया। आपको पता है इसके लास्ट वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन। आगे बढ़ेंगे, चलिए। तो कहता है 1784 की शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। 1784 में जो भी प्रावधान किए गए थे वो प्रणाली शासन समाप्त हुई, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह जो बने थे, ठीक है, वो समाप्त कर दी गई थी। शासन अब भारत सचिव के 15 सदस्य परिषद को मिला, यानी भारत में अब शासन करने का जो हक है वो किसको मिला? तो वो शासन करने का अधिकार भारत सचिव को मिला। ये भारत सचिव कौन होते थे? तो ये इंग्लैंड में भारतीय शासन को देखने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त होते थे। ठीक है, और इनके अलावा साथ साथ 15 अन्य सदस्य भी इनके साथ लगाए जाते थे। ठीक है, अब क्या करता है इसके बाद? लोक सेवाओं अधिकार जो था इसमें भेदभाव नहीं की गई, यानी कि अब किसी को भी जाति के आधार पर या रंग के आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव करके सेवा से या किसी भी अच्छे जॉब से बर्खास्त नहीं किया जा सकता था, भेदभाव नहीं किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद मुगल पद जो है समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया। मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या किया कि 1784 की शासन प्रणाली समाप्त, तो बीओडी और बीओसी दोनों समाप्त हो गए, यही तो बने थे ना 1784 में। ठीक है, अब आते हैं आगे, दूसरी बात करते हैं। अब आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ध्यान दीजिएगा, 1861 तो क्या होता है? कहता है भारतवासियों को, ध्यान से देखें, तो भारतवासी को प्रशासन में सदस्यता। अब यहाँ प्रशासन में भारतीय लोगों को भी अनुमति मिल गई कि आप प्रशासन में सहयोग कर सकते हैं, आपका भी जो है आप भी इस पद को ग्रहण कर सकते हैं।
इसके अलावा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। भारतीय परिषद अधिनियम मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना। याद कर रखिए 1773 में सिर्फ कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष सर एलिजा एम्पे थे पहले न्यायाधीश। लेकिन जब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया तो हाई कोर्ट की स्थापना होती है तीनों प्रेसिडेंसी में, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। चूंकि मुंबई प्रेसिडेंसी, चेन्नई मद्रास प्रेसिडेंसी और कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो तीनों प्रेसिडेंसी में क्या था, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उच्च न्यायालय, उसके बाद 1882 में 1862 में लॉर्ड जो कैनिंग थे, बनारस पटियाला के राजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने किनको किनको विधान परिषद में मनोनीत किया, तो ये थे पटियाला के राजा दिनकर राव, ठीक है, और बनारस के राजा, दो लोग, बनारस के राजा, पटियाला के राजा, साथ ही साथ दिनकर राव, टोटल 3 लोगों को इन्होंने क्या किया था, विधान परिषद में मनोनीत किया था। ठीक है, अब देखिए 1873 का अधिनियम आता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भंग कर दी गई। जो कंपनी बनी थी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में, अब वो कंपनी पूरी तरह से भंग कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ख़त्म कर दी गई। किसके थ्रू, 1873 के थ्रू। 1773 में रेगुलेट किया गया था और इनको अधिकार दिया गया था, और 100 साल के बाद 1873 में इन्हें पूरी तरह से भंग कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए शाही अधिनियम 1876। शाही क्यों, क्योंकि ये शाही परिवार क्या होता है, राजा से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें राजा से जुड़ा हुआ कुछ बातें होंगी। तो शाही अधिनियम जो है 1876 में महारानी विक्टोरिया को 28 अप्रैल 1876 को सम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राज्ञी का मतलब क्या होता है, रानी, राजा सम्राट और सम्राट की रानी यानी सम्राज्ञी। तो महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दी गई। अब भारत की जो भी सर्वे सर्वा थी वो महारानी विक्टोरिया हो गई। कब से, तो 18 अप्रैल 1876 से। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। अभी आपने भारत परिषद अधिनियम एक जस्ट ऊपर में देखा 1861 में। ठीक है, अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें क्या था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हो गई, यानी कि अब वोट डालने का अधिकार जो है इसमें कुछ लोगों को मिला। ठीक है, साथ ही साथ बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। यानी पहले जो बजट वायसराय को दिया गया था कि बजट आप बना सकते हैं, ठीक है, तो अब उन पर सवाल पूछना कि किस तरह से आपने किन मदों पर कितना खर्च बिठाया, आपने क्या किया, आगे आपने कौन सा बजट तैयार किया, किस तरह से चलेगा ये, तो इन सब चीज़ों पर बजट जो है बहस करने की और प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। ठीक है, इसके अलावा 1909 का भारत परिषद अधिनियम में जब आते हैं तो आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखना है। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार किया है। देखिए मार्ले मिंटो, मोमो है और यहाँ देखो 9 है, तो इस तरह से अगर आप याद कर सकें तो 1919 9 तो मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अब क्या होता है मार्ले मिंटो, मार्ले कौन थे, तो मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। आपको पता है भारत के सचिव को जो है वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो वो दिया गया कहाँ से, भारत के राजकोष से। ठीक है, ये प्रावधान किया गया था। अब आते हैं आगे। तो मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो, ये भारत में क्या थे, ये भारत में वायसराय थे। ठीक है, और मार्ले क्या थे, ये भारत सचिव थे। तो इन दोनों ने जो नियम बनाए गए, यानी कि मिंटो ने भारत के लिए जो नियम बनाए और वो मार्लो ने बनाए और मिंटो ने इसे लागू करवाया एज ए वायसराय के तौर पे, तो इसीलिए इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का सुधार हुआ है, जैसे समझिए सबसे पहले पृथक मुस्लिम प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, पहला चीज़। दूसरा, लॉर्ड मिंटो जो थे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहलाते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम को संप्रदाय के आधार पर क्या किया था, पृथक प्रतिनिधि दिया था, है ना, मुस्लिमों को अलग से चुनने की आज़ादी दी गई थी, इसलिए इनको सांप्रदायिक निर्वाचक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। भारत सचिव और भारत के गवर्नर जनरल के परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति होनी शुरू हो गई। ठीक है, इसमें से पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दूसरे थे केसी गुप्ता और सैयद विल ग्रामी, जो कि इंग्लैंड में। ये भारत में
ये भारत में गवर्नर जनरल के परिषद पे नियुक्त हुए सत्येंद्र प्रसाद सिंह, जबकि इंग्लैंड में केसी गुप्ता और सैयद विलग्रामी जीजी के यानी गवर्नर जनरल के, अब चूंकि ये वीएस हो चुका है तो इसके परिषदों पर हुआ। केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा में देखें तो कहता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को बजट पर सार्वजनिक हित हेतु अधिकार दिया गया कि आप सार्वजनिक हित के लिए, चाहे आप केंद्र में हो या प्रांत के विधान परिषदों में हो, जो भी सदस्य हैं उनको उनके बिल पर, बजट के बिल हो या अन्य कोई बिल हो, प्रश्न पूछने का, मत देने का अधिकार मिल गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा केंद्रीय विधायिका सदस्य जो पहले 16 थी अब 60 कर दी गई, यानी विधायिका सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई। चूंकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्र था तो कई सारे लोगों की नियुक्ति आवश्यक थी। ठीक है, इसके बाद जो आता है सबसे महत्वपूर्ण 1919 का भारत शासन अधिनियम, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ चेम्सफोर्ड जो थे, आपको पता है चेम्सफोर्ड कौन थे? तो चेम्सफोर्ड यहाँ के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और ये मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे। तो चलेंगे, कहता है प्रांतों में सबसे पहले द्वैत शासन लागू हुआ। प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ? तो 1919 के आधार पर प्रांतों में। ठीक है, इसके बाद इनके प्रांतों में द्वैत शासन लगाने की जो जनक थे, किनको माने थे? ली कार्टियस को माने थे। यानी कि सबसे पहला सुझाव जो है ली कार्टियस ने ही दिया था कि प्रांतों में भी द्वैत शासन लगाया जाए। भारत में सबसे पहले द्वैत शासन प्रणाली किसने लगाई थी? तो लॉर्ड रिपन ने लगाई थी। ठीक है, लेकिन प्रांतों में किसने लगाया? तो ली कार्टियस की बात पर जो है चेम्सफोर्ड ने लगाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि अब द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ? तो भारतीय राज्य परिषद, यानी भारतीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, दो तरह की जो है शासन हुई। एक तो राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो दोनों में दो सदन थे, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो चलेंगे, उच्च सदन किसको कहा गया? कहता है उच्च सदन भारतीय राज्यसभा हो गए और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन। तो द्वैत शासन दो आधार पर पहला नाम दिया गया, जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा हो गया उच्च सदन। उसी तरह यहाँ पर राज्यसभा की जगह पे क्या था? भारतीय राज्य परिषद था। आप इस चीज़ को याद रखें। जब प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ तो भारतीय राज्य परिषद को उच्च सदन कहा गया और इसमें 60 व्यक्ति थे जिनके कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता था। 34 लोगों का इलेक्शन होता था, चुनाव होता था, और 26 लोगों को वीएस यानी वायसराय के द्वारा 26 लोगों को वायसराय के द्वारा नियुक्त किया जाता था और इनकी अवधि 5 साल के लिए होती थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। विधानसभा चूंकि निम्न सदन है, आपको अभी भी पता है, लोकसभा को भी निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यों में यानी प्रांतों में भी होते हैं कौन? विधानसभा। तो केंद्रीय विधानसभा उस समय कही जाती थी चूंकि ये केंद्र में थी। तो केंद्रीय विधानसभा जिनको निम्न सदन कहा गया, इसमें कुल 144 सदस्य थे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था, और 104 लोग चुने जाते थे जबकि 40 मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, अब चलिए, इंग्लैंड में उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, जिस समय भारत में द्वैत शासन लागू हुआ था, तो इंग्लैंड के कौन थे उस समय पीएम? लॉर्ड जॉर्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम में लेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार भारत सचिव को मिल गया। आपको पता है लेखा परीक्षक क्या होता है ना? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, सीएजी। ठीक है, तो उस समय भारत सचिव को यह हक दिया गया कि आप लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके बाद आम बजट से राज्य बजट अलग कर दिया गया। जो असाधारण बजट था जिसमें सभी चीज़ें मिली जुली रहती थी, अब उनसे राज्यों का बजट अलग कर दिया गया। निर्वाचन प्रणाली को प्रत्यक्ष कर दिया गया। ठीक है, यानी मेल और फीमेल, देखिए ध्यान से, M+F यानी मेल और फीमेल, यानी कि इसके थ्रू क्या किया गया कि मेल और फीमेल, पुरुष और महिला को भी निर्वाचन का अधिकार मिल गया 1919 के शासन के थ्रू। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और भर्ती भी शुरू कर दी गई। प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषय का प्रावधान हुआ। प्रांतों में 2 विषय लाए गए। ठीक है,
उनमें से था पहला हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। जैसे आप लोग सूची की बात करते हैं, उस समय की सूची आप इसे मान सकते हैं कि प्रांतों में आरक्षित सूची और हस्तांतरित विषय की सूची का प्रावधान किया गया। तो आरक्षित सूची में थे गवर्नर, उसके परिषद के अंतर्गत आता था ये, और हस्तांतरित सूची का जो विषय था वो विधान परिषद के मंत्रियों के हाथ में था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। आगे देखेंगे इस तरह से फिर केंद्रीय विधानमंडल 2 सदन में बंटता है। जिस तरह भी आपने प्रांतों में द्वैत शासन देखा, अब देखेंगे केंद्रीय विधानमंडल 2 सदन थे, एक विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। देखें तो केंद्रीय विधानमंडल के भी 2 सदस्य किए गए। ठीक है, इसमें से पहला था विधानसभा, दूसरा था राज्य परिषद। विधानसभा में 375 आदमी, जिनमें 250 चुने जाते थे और 125 आप समझ गए होंगे मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, राज्य परिषद में यह एक अस्थायी सदन होता था और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर, जैसा कि अभी राज्यसभा में होता है, ठीक है, उसी तरह यह राज्य परिषद में उस समय 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते थे। ठीक है, अभी सेम टू सेम जिस तरह अभी लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है, ये इसी पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद सिंध को मुंबई प्रांत से अलग कर दिया गया और 1935 के अधिनियम के थ्रू ही आरबीआई की स्थापना की गई। तो आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब? 1935 में। चलिए, इसके बाद आता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, अब यहाँ से भारत के स्वतंत्र होने की बात आती है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या होता है, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1997 को एक अधिनियम प्रस्तावित होता है, लाया जाता है। इसकी स्वीकृति 18 जुलाई तक हो जाती है, जिसमें 20 धारा थी। ठीक है, 20 धारा के साथ यह स्वीकृत हो जाती है और 2 गणराज्यों के निर्माण की बात आती है कि 2 गणराज्य भारत में बनाए जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे 2 गणराज्य कौन से हो सकते हैं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। चलिए, तो 2 गणराज्य के निर्माण की बात आई तो संविधान निर्माण तक संविधान सभा ही विधानमंडल होगा। कहने का मतलब क्या है समझिए, कह रहा है कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता तो संविधान सभा ही विधानमंडल का कार्य करेगी। ठीक है, तो संविधान सभा में जितने लोग होंगे वो चुनकर ही आते हैं, चुनकर ही आएंगे, और चूंकि वो चुने हुए थे इसीलिए उन्हें प्रतिनिधि मान करके उन्हें विधानमंडल का कार्यभार सौंपा गया था। ठीक है, और सौंपने के बाद जो शासन की पद्धति क्या थी, शासन किस आधार पर चलेगा, तो 1935 के अधिनियम में जितनी भी आधारशिलाएं रखी गई थी उन्हीं के आधार पर शासन शुरू होता है। इसके अलावा पाकिस्तान को अलग किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान में सिंध प्रांत, पंजाब का पिछला सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के साथ साथ असम का जो सिलहट क्षेत्र था, ये सब पाकिस्तान में मिला दिए गए थे, पाकिस्तान के अधिकार में चले गए थे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। आपको पता है लाहौर अधिवेशन पे 1929 में यह बात घोषणा की गई थी कि 1930 को 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और इसी दिन 26 तारीख को निर्धारित किया गया था हमारा गणतंत्र यानी संविधान लागू करने के लिए। चलिए, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के थ्रू हमने आपको बता दिया। अब बारी आती है कि संविधान सभा बनती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं संविधान सभा पे। अब यहाँ से संविधान सभा का बात चलता है कि संविधान सभा में इसको बनाने में लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और 114 दिन की बहस के बाद यह पूरा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। संविधान की जो मांग थी वो क्रिप्स योजना के द्वारा स्वीकार की गई थी कि सब भारतीय अपना संविधान खुद चाहते थे और लॉर्ड बेकरहैंड ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती भी दी थी। तो इसी आधार पर संविधान सभा में की मांग जो है क्रिप्स योजना के तहत स्वीकार ली गई और संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा हुई। मांग एक्सेप्ट किया क्रिप्स योजना ने, ठीक है, और इसके जो गठन हो गए, इसका जो गठन किया गया संविधान सभा का, वो 4 साल बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ था संविधान सभा का गठन। इसमें कुल सदस्य 389 थे।
जिसमें से 93 देसी रियासत से आए हुए थे, 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे जहाँ से ये आए। इस प्रतिनिधित्व मंडल में आप ये चीज़ देखिए कि कांग्रेस को 208 सीट मिले। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीट अगर किसी को मिला था तो वो कांग्रेस को था, क्योंकि वो उस समय की एक बड़ी पार्टी थी। मुस्लिम लीग को 73 और अन्य पार्टी को 15 सीट प्राप्त हुए थे। इसके अलावा हम लोग एक और बात जान लें कि यहाँ पर जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, क्योंकि अंतरिम सरकार बनाना जरूरी था, क्योंकि संविधान सभा ही विधान परिषद का कार्य करेगी, ऐसा बात कहा गया था। तो अंतरिम सरकार जो है, इनका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं होता है। देखिए, मुस्लिम लीग शामिल नहीं होता है अंतरिम सरकार का जब गठन होता है तो। फिर अंतरिम सरकार का पुनर्गठन 26 अक्टूबर 1946 को होता है और इसमें मुस्लिम लीग के केवल 5 सदस्य उपस्थित होते हैं और अंतरिम सरकार कार्य करना शुरू करता है। चलिए, तो फर्स्ट अधिवेशन जो होता है 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद ही, ठीक है, 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाता है। कुल 12 अधिवेशन होते हैं संविधान निर्माण के क्रम में। कुल 12 अधिवेशन होते हैं। अधिवेशन मतलब बुलावा, सब लोगों को बुलाकर एक साथ जमा करके विचार करना। तो कुल 12 अधिवेशन होते हैं और इसका जो उद्देश्य प्रस्ताव था कि किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर संविधान बनाया जाएगा, उस उद्देश्य की जो प्रारूप था वो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने दिया और उसी पर संविधान की आधारशिला रखी गई। यानी जो प्रारूप दिया गया था उसमें जिन बातों का वर्णन था, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अब देखिए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, प्रारूप समिति बनता है। प्रारूप का मतलब क्या कि संविधान का कैसा प्रारूप होना चाहिए, किस तरह संविधान किन किन बातों में बटा होना चाहिए, ठीक है, इनके क्या क्या मुख्य पॉइंट होंगे ये। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर और साथ में 6 अन्य व्यक्ति। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 को यह प्रारूप तैयार हो जाता है और पारित भी कर दिया जाता है। ठीक है, और यही प्रारूप आगे चलकर उद्देशिका बनती है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रारूप में क्या था कि 22 भाग थे, अनुच्छेद 395 था, 8 अनुसूची थी। लेकिन अब 8 अनुसूची को बढ़ा करके 12 अनुसूची कर दिया गया और बाकी वही है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। आप ध्यान रखेंगे कि अभी वर्तमान समय में 495 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद जो है वो 395 ही है और इन्हीं में किसी के क ख के रूप में अन्य सभी अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया है। चलिए, अब बढ़ते हैं। तो संविधान जो है बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। चूँकि आपको पता है 26 जनवरी 1930 ईस्वी में ही इसे माना गया था, कर दिया गया था निश्चित कि 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होता है और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ से क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनको अब हटा दिया जाता है, उनके पद को समाप्त कर दिया जाता है और उनके स्थान पर सर्वोसर्वा राष्ट्रपति को बना दिया जाता है, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारतीय व्यक्ति राजगोपालाचारी। लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वो माउंटबेटन था। उसके बाद गोपालाचारी बनते हैं, चूंकि माउंटबेटन 47 में ही बन जाते हैं और गोपालाचारी 50 में बनते हैं। और उसके बाद 26 जनवरी को जैसे गणतंत्र लागू होता है तो इसे समाप्त कर दिया जाता है, वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल के पद को। अब देखिए, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता दिलाई जाती है। राष्ट्रमंडल में सदस्यता भारत कब से शामिल होता है, मई 1949 में। 22 जुलाई 1947 को झंडे को यानी फ्लैग को अपनाया जाता है, यानी तिरंगे को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया जाता है और 26 जनवरी को राष्ट्रगीत अपनाया जाता है। इस तरह से मूल चीज़ें हमने
पढ़ा। अब इसके बारे में जानते हैं कि संविधान जो बना उसको सजावट, उसका रूपरेखा, उसके आकार, इन सब बातों को किसने ध्यान में रखा। तो चलिए, सबसे पहले है संविधान सभा का गठन हो। संविधान बनाने के लिए एक सभा बनाया जाए, गठन किया जाए, इसका विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। संविधान का जो सलाहकार था वो बी.एन. राव थे, संविधान के सलाहकार। और संविधान जो लिखा अपने सुंदर हाथों से वो थे लिखने वाले प्रेम बिहारी रायजादा। इन्होंने अपने हाथों से इसे सुंदर अक्षरों में लिखा। इसके प्रारूप, किस तरह का रूप दिया जाएगा, इसकी कलाकृति कैसी होगी, इसे सुरेंद्रनाथ मुखर्जी, एस.एन. मुखर्जी ने इसको जो है कि लागू किया था, इस पर विचार दिया था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हिंदी में इसका सजावट जो है नंदलाल बोस ने किया था। हिंदी सजावट संविधान का किसने किया था? नंदलाल बोस ने। अब देखिए, उद्देशिका में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, सिर्फ एक बार। और इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया। भारत का संविधान 60 देशों से प्रेरित है, ठीक है, 60 देशों से इसमें सभी चीज़ों को अपनाया गया है। इसके अलावा यह पहला लिखित का बात करें, पहला लिखित संविधान अमेरिका के पास, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया के पास ही है। आप इस चीज़ को जान लें। अब भारतीय संविधान में चूंकि बहुत सारे प्रावधान हैं, हमने बताया 60 देशों से प्रावधान उठाए गए थे। इनमें से मूल चीज़ों को हम लोग देखेंगे और फिर किन देशों से कौन से प्रावधान लिए गए हैं इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला देश है हमें उपनिवेश बनाने वाला ब्रिटेन। ब्रिटेन में संसदीय शासन यानी चुनाव द्वारा संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली के साथ साथ रिट जारी करने का अधिकार जो राष्ट्रपति को है, यह कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। 4 चीज़ें, संसदीय शासन चुनाव के द्वारा, विधि का शासन यानी जो कानून है कानून का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली, साथ ही साथ रिट जारी करने का अधिकार, ये सब के सब ब्रिटिश शासन प्रणाली के, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। चूंकि आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। यूएसए की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने पहला लिखित संविधान लिखा था। तो इससे मूल अधिकार, न्याय को पुनर्विलोकन, जो भी न्याय की एक प्रक्रिया होगी, अगर कोई न्याय कर दिया जाता है तो फिर से उन पर विचार करने का जो बारी है, ये बातें हैं, ये मूल यूएसए से लिया गया। इसके अलावा महाभियोग, किसी भी जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग हो या किसी को हटाना हो तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो यूएसए में। उपराष्ट्रपति पद, यह भी यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान सबसे ऊपर, यह किसने? यूएसए से लिया गया कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है ना, इसकी अंतिम व्याख्या न्यायपालिका करता है। तो संविधान सर्वोच्च है, इसका जो प्रावधान है वह भी यूएसए से लिया गया। और उद्देशिका, जो हमने अभी प्रस्तावना के रूप में पढ़ा था, प्रारूप के रूप में उद्देशिका, जिसको संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं, इसका प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। अब आते हैं कनाडा की बात करते हैं। विकेंद्रीकरण, आपको पता है विकेंद्रीकरण का मतलब है केंद्र, राज्य और क्षेत्रों में भी शासन प्रणाली का एक संगठन होना, एक मुख्य निकाय होना। तो ग्राम पंचायत की बात हो, ग्राम पंचायतों से राज्यों को जोड़ना, राज्यों के थ्रू केंद्र को जोड़ना, तो विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ये विकेंद्रीकरण की प्रणाली कनाडा से ली गई। शक्ति का विभाजन, कि केंद्र की शक्ति कितनी है, राज्य को कितनी शक्ति देनी चाहिए, ग्राम पंचायत या नगर पालिकाओं को कितनी शक्ति देनी चाहिए, इनका विभाजन भी कनाडा से लिया गया, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परामर्श पर न्याय निर्णय, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श के आधार पर उसके अधीनस्थ न्यायालय निर्णय लेंगे, इनका प्रावधान भी कनाडा से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से 2 चीज़ें, संशोधन, संविधान संशोधन, और राज्यसभा में व्यक्तियों का निर्धारण, सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब आते हैं आयरलैंड की बात। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछे जाते हैं अक्सर। और राज्यसभा में मनोनयन आयरलैंड से, ठीक है। राज्यसभा का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, ये चीज़ याद रखें, निर्वाचन राज्यसभा का दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन राज्यसभा में लोगों का मनोनयन जो होगा वो लिया है आयरलैंड से। आपने ये जरूर सुना होगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये 4 चीज़ें फ्रांस से ली गई।
स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो समवर्ती सूची, आपको पता है हमारे भारत में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और जिन जिन पर दोनों का हक हो वो समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक, ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से। और अधिवेशन कौन बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा की? तो राष्ट्रपति, ठीक है। उसी तरह स्टेट में कौन बुलाएगा? तो राज्यपाल। चलिए, इसके बाद व्यापार की छूट, किसी भी देश में अन्य व्यापारियों को छूट जो है यह किसने दिया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के से लिया गया। जर्मनी, आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन। आपको पता है कि भारत में हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और इनका निलंबन आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक है। सभी वस्तुओं का निलंबन आपातकाल स्थिति में, तो इनको कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से, ठीक है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान से देखिए, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि विधि का शासन किससे लिया जाएगा? विधि का शासन ब्रिटेन से, लेकिन विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, जो काम है, जिस तरह से प्रक्रिया चलेगी, वह जापान के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि शासन इंग्लैंड के संविधान से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से। कोई भी प्रक्रिया लागू होगी, कोई भी कार्य किया जाएगा तो विधि के द्वारा, कानून के थ्रू। अब आते हैं सोवियत संघ रूस। ये मूल कर्तव्य, आपको पता है अब मूल कर्तव्य 11 हो गए, पहले 10 ही थे, 11 हो गया। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य है, नहीं तो उसके माँ बाप पर भी आरोप लग सकता है ना, दोषी ठहराया जा सकते हैं। तो संविधान सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द है यह सोवियत संघ से लिया गया है, लेकिन समानता, बंधुता किससे लिया गया है? इंग्लैंड से। इसके बाद कुछ प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 1935 अधिनियम द्वारा कौन कौन से एक्ट लिए गए थे? तो ज़्यादातर हिस्सा 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है, जैसे न्यायपालिका, CAG, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध जो कि जर्मनी से लिया गया है। तो ये सारे चीज़ें, ठीक है, 1935 के एक्ट में शामिल थी और उन्हीं को हूबहू रख दिया गया संविधान में। अब कुछ मूल पॉइंट्स हम लोग समझेंगे कि हैदराबाद रियासत से संविधान सभा में कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। ये सवाल हमेशा याद रखिएगा कि किस क्षेत्र से, किस रियासत से संविधान में कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था? तो हैदराबाद रियासत से। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में था। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई के हाथ में था, और साथ ही साथ चूंकि प्रांत में 2 अधिकार थे, मौलिक अधिकार, ठीक है, और अल्पसंख्यक, तो इनके चूंकि वल्लभ भाई पटेल के ही अंतर्गत थे, तो ये इन्होंने 2 उप सभापति रखा था, JV कृपलानी को मौलिक अधिकार के लिए और अल्पसंख्यक समिति के लिए HC मुखर्जी को, ठीक है, इन 2 लोगों को रखा था, ठीक है। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता है भीमराव अम्बेडकर, और संघ शक्ति समिति जो कि संघीय संविधान समिति के भी थे, इन दोनों का अधिकार जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो जितने भी मूल चीज़ें थी संविधान निर्माण के दिशा में हमने आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और धन्यवाद।